नमस्कार आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है आपके पास में चुंबकत्व। एक क्लास हम पहले ले चुके हैं चुंबकत्व से रिलेटेड की, यानी कि एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे से रिलेटेड, से वो डी ग्रुप हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, आरआरबी जेई हो, या आपके पास में ऐसा ही हो, जितने भी रेलवे में एग्जाम लगते हैं सभी के क्वेश्चन सोल्व करवाते हुए चल रहे हैं। लेकिन आज के अकॉर्डिंग चुंबकत्व बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो चुंबकत्व से बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इसके अलावा हम इसी क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए बाकी का कंसेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। जैसे अदर एग्जाम है, जैसे राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन है, सीईटी 10+2 का है, पटवार है, ग्राम सेवक है, टेक्निकल हेल्पर है, इंस्ट्रक्टर है, या घैल सेल एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम है जिससे चुंबकत्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास में बोर्ड पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रत्येक बार कंपास की सुई में विक्षेपण होता है, और इस विक्षेपण पर सर्वप्रथम किसने बताया था? जो विक्षेपण होता था उसके लिए सबसे पहले किसने बताया था? तो देखो बात करते हैं थॉमसन अल्वा एडिशनल ने, नहीं इसने नहीं बताया था भैया, ठीक है। किसने बताया था? थॉमसन अल्वा एडिशनल ने नहीं बताया था। दूसरा है हंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने, इसको आप एच सी ऑरस्टेड भी बोल सकते हो, इसको आप क्या बोल सकते हो भाई? एच सी। और ये ही चुंबक के खोजकर्ता भी हैं, ठीक है। तो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है एच सी ऑरस्टेड। साइमन एम्पलिंग में नहीं, इसने भी नहीं बताया था, सीवी रमन ने भी नहीं बताया था। तो हम एक बार बेसिक बेसिक चुंबक की बात करते हैं कि चुंबक होता क्या है, मैग्नेटिक होता क्या है। यानी कि अगर हम बात करें किसकी भाई, आपके पास में चुंबक की, किसकी बात करें? चुंबक। चुंबक क्या होता है आपके पास में, बताओ। ऐसा पिंड या ऐसी वस्तु, यानी कि एक ऐसा पिंड, ऐसा पिंड जिसमें लोहा, निकिल इत्यादि को, इत्यादि को अपनी ओर, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाता है भाई? वह गुण क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाएगा। यानी कि कोई भी आपके पास पदार्थ है उसको अपनी ओर आकर्षित करे, जैसे लोहे का है या निकल का है, तो वो क्या कहलाएगा? चुंबक कहलाता है। अगर आप इस चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक हमेशा, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में। ठीक है। अगली अगर हम बात करें कि इस चुंबक का रासायनिक नाम क्या है, चुंबक का रासायनिक नाम F3O4, यानी कि लोहे का ऑक्साइड, मैग्नेटाइट का पत्थर है, ठीक है। सर्वप्रथम चुंबक की खोज किसने की थी? चुंबक की खोज एच सी ओरस्टेड ने की थी।
हमेशा ध्यान रखना कि ये हमारे पास में चुंबक है, ये चुंबक है हमारे पास में, और इस चुंबक के ध्रुव की संख्या हमेशा क्या होगी, 2 होगी। एन ध्रुव है और एस ध्रुव है। एन का मतलब नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है। और एस का मतलब क्या है, साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव है। कौन सा है, दक्षिण ध्रुव है। कभी भी एक ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगली अगर मैं बात करूं आपसे, तो अगला है आपके पास में, देखो भाई हमारे पास में ये है चुंबक है। अगर मैं बात करूं, ये आपके पास में है चुंबक, इससे समझोगे। ये एक ध्रुव एन है और ये क्या है, एस है। चुंबक के चारों ओर काल्पनिक बल रेखाएं होती है, जिसे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। काल्पनिक होती है, ध्यान रखना, और वो बाहर से एन ध्रुव से निकलती है और एस ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है। यानी कि आपके पास में एन से निकलेगी और किस में प्रवेश करेगी भाई, एस में। एन से निकलेगी और किस में प्रवेश करेगी, एस में प्रवेश करेगी। एन से निकलेगी और किस में प्रवेश कर जाएगी भाई, एस में प्रवेश करेगी। तो ये आपके पास में काल्पनिक बल रेखाएं होती है, ठीक है। आप इसको डॉट डॉट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। एन से निकलेगी और किस में प्रवेश कर जाएगी, एस में प्रवेश करेगी। एन से निकलेगी और किस में प्रवेश कर जाएगी, यानी कि एक प्रकार का ये बंद लूप बना रहा है, ठीक है। अब आप देखना कि जब चुंबक के बाहर से बात करें, तो एन ध्रुव से निकलकर काल्पनिक बल रेखाएं कहां तक जाती है, एस तक जाती है। एस में क्या हो जाती है, समा जाती है, यानी कि एस को इसको सम्मिलित कर लेता है अपनी ओर, इसमें अपने आप में समावेश कर लेता है। अब ये अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पे यदि हम किसी भी पदार्थ को लाते हैं यहाँ पे, तो वो किसका अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। जहां तक आप किसी भी और वस्तु को, मानो ये मार्कर है, मैं यहाँ पे लेके आई, लेकिन ये है ना अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। कहाँ तक खींच रहा, मानो यहाँ पे नहीं खींच रहा, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, और धीरे धीरे लाई यहाँ तक, तो ये अपनी ओर खींच रहा है। तो ये क्या है, जहां अपनी ओर खींचने का गुण आ जाए, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और ये तुम्हारे पास में क्या है भाई, काल्पनिक बल रेखाएं हैं, काल्पनिक बल रेखाएं। ध्यान रखना, चुंबक के अंदर हमेशा जो बल रेखाएं हैं वो हमेशा कैसे होती है, एस से एन की ओर जाती है, और बाहर हमेशा कैसे जाएगी, एन से एस की ओर। और ये चुंबकीय काल्पनिक बल रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र बनाती है। लेकिन बाहर तो ये क्या बनाएंगी, वर्त की जैसी, सेकेंडरी जैसा बनाएगा, लेकिन अंदर जो ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं ये हमेशा समांतर होती है, और बाहर वाली हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। तो अगर आपसे बात करें कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, तो आप बात बताओगे कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तरी ध्रुव है, और दूसरा कौन सा होता है भाई, दक्षिणी ध्रुव है। चुंबक के कभी भी एक ध्रुव का, चुंबक के एक ध्रुव का होना संभव नहीं है। कभी भी एक ध्रुव नहीं होगा भाई, होना अस्तित्व नहीं है, यानी कि होना संभव नहीं है, नहीं है। अगली अगर मैं आपसे बात करूं कि जो चुंबकीय प्रबलता है वो ध्रुव पर सबसे अधिक और धीरे धीरे बीच में क्या होती है, कम होती है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे कि चुंबकीय प्रबलता ध्रुवों पर सबसे अधिक अधिक तथा
बीच में, चुंबक के बीच में सबसे कम होती है। अगर आपको बोले कि सेंटर पे, तो यहाँ पे शून्य हो जाता है चुंबक की गुणधर्म। क्या हो जाता है चुंबक, तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगली अगर हम बात करें, अगली अगर हम बात करें कि चुंबक के केंद्र पर, चुंबकीय चुंबक के केंद्र पर, चुंबक के केंद्र पर आपके पास में चुंबकीय गुणधर्म कैसा मिलेगा, शून्य मिलेगा, यानी कि चुंबकताओं का गुण नहीं मिलेगा, चुंबकीय गुण नहीं होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना चाहिए। यदि आप चुंबक को अलग अलग टुकड़े कर देते हो, यदि आप चुंबक का क्या कर देते हो, यदि चुंबक को अलग अलग टुकड़ों में बांट देते हो, टुकड़ों में बांट दोगे तो हमेशा हमेशा हर टुकड़े का, प्रत्येक टुकड़े का, यानी हर टुकड़े के दो ध्रुव होंगे। कितने ध्रुव होंगे, दो ध्रुव होंगे। जैसे देखो, ये आपके पास चुंबक थी, इसको आपको थोड़ा, ये एन और एस था, मानो इसको काट के छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, यहां से काट दिया, मानो आपने बहुत सारे टुकड़े बना दिए। इसी चुंबक के आपने चार टुकड़े बना दिए, कैसे भी काट दो, आपको जरूरी नहीं है ऐसे काटो, आप ऐसे भी काट सकते हो। तो जितने टुकड़े बनाओगे उन सभी के उतने ही ध्रुव बन जाएंगे, यानी कि एन और एस, एन और एस। ऐसा नहीं कि आपने एन को तोड़ दिया तो एन ही बनेगा, हमेशा ऑटोमेटिकली कितने ध्रुव बनेंगे, हमेशा दो। अब अगली अगर हम बात करें, अगर आपने इन टुकड़ों को समान ध्रुव को एक साथ लाते हो, मानो ये दो टुकड़े हैं आपके पास में, ये आपके पास में एन और क्या है एस, लेकिन यहां पे आपने क्या लेके आ गए, एस और एन, ये समान ध्रुव थे, तो इसमें कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यानी कि इनको दूर दूर भगाएगा, यानी कि ये आपके पास में ये भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पे आपने इसको क्या लेके आ गए, एन और एस, तो इन ध्रुव में भी क्या है, प्रतिकर्षण है। तो ये कैसा बल कार्य करेगा, इसमें प्रतिकर्षण। यदि आप इन टुकड़ों को विपरीत ध्रुव लाते हो, यानी कि ये एन है और ये एस है, और यहाँ पे आपने क्या ला दिया, ये एन है और ये क्या है एस है, यहाँ पे भी आपने क्या ला दिया कि कितने भी चुंबक हो सकती है वो, ये एन और ये एस, तो इन ध्रुवों के अंदर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण, और पास पास लाएंगे। ठीक है, ये इसमें कौन सा लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, यदि चुंबक को आप गर्म करते हो, चुंबक को गर्म करते हो, तो चुंबकीय गुणधर्म क्या होंगे, कम होंगे, चुंबकीय गुणधर्म नष्ट होंगे। ठीक है, या कम होंगे। ठीक है, हमेशा ये चीज ध्यान रखना। अगली अगर हम बात करें इससे आगे की, कि चुंबक बेसिकली कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, यानी कि चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, चुंबक के प्रकार, ये दो प्रकार की होती है चुंबक भाई, कौन कौन सी होती है, एक होती है आपके पास में प्राकृतिक चुंबक,
और दूसरी होती है आपके पास में कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, स्थायी चुंबक और अस्थायी चुंबक। देखो अगर मैं यहां से आपके पास में बात करूं तो आपके पास में क्या है भाई, आपके पास में बताया कि चुंबक के प्रकार। प्राकृतिक चुंबक का मतलब क्या होता है आपके पास में? जो पृथ्वी के धरातल पर जो मैग्नेटाइट का पत्थर है, बेडोल जो पत्थर है, वो कौन सा चुंबक कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक। कौन सा कहलाता है? प्राकृतिक चुंबक। कौन सा चुंबक कहलाएगा? तो देखो प्राकृतिक चुंबक क्या है? देखो जो पृथ्वी की धरातल पर जो मैग्नेटाइट का पत्थर है F3O4 का, वो क्या है आपके पास में? प्राकृतिक चुंबक है। और इस पत्थर का नाम है लोडस्टोन पत्थर है, ठीक है। इसका जो आकार होता है वो क्या होता है? बेडोल होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो क्या होता है भाई? प्राकृतिक चुंबक में कौन कौन से आते हैं आपके पास में? जैसे बेडोल होता है, इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। दूसरी अगर हम बात करें कृत्रिम कृत्रिम चुंबक, यानी कि कृत्रिम चुंबक में क्या कहोगे भाई आप? कृत्रिम चुंबक का मतलब होता है किसी भी चीज को मानव द्वारा बनाया जाए। किसके द्वारा बनाया जाए? मानव द्वारा। जैसे आपके पास में इस्पात, लोहा, कोबाल्ट इत्यादि, ये सभी चुंबक क्या है? कृत्रिम चुंबक है। कौन सी चुंबक है? कृत्रिम चुंबक है। अब कृत्रिम चुंबक को दो प्रकार से बनाते हैं, स्थायी चुंबक और अस्थायी। स्थायी का मतलब कि इस चुंबक को हमने कृत्रिम बनाई, तो अगर इसका चुंबकत्व गुण दे रहे हैं तो बहुत कठिनाई से चुंबकत्व गुण देंगे, और उसको अचुंबक बनाने के लिए भी बहुत कठिनाई लगती है। उसे क्या कहते हैं? स्थायी चुंबक कहते हैं। और जब भी आपके पास में स्थायी चुंबक हो तो आप हमेशा सप्लाई कैसी दोगे? सप्लाई कैसे दोगे? डीसी सप्लाई दोगे। स्थायी चुंबक के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ये स्थायी चुंबक किन किन का बना होता है? देखो स्थायी चुंबक इस्पात का बना होता है, इस्पात का बना होता है, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का बना होता है, ठीक है। अस्थायी चुंबक क्या होती है कि जब आप थोड़े समय के लिए किसी भी कुंडली पे आपने तार लपेटे और आपने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जितने समय तक आप चुंबकीय गुण रखना चाहोगे, सप्लाई दोगे, उतनी देर ही आपके पास में चुंबकत्व गुण होंगे, यानी कि वो कैसा चुंबक है? अस्थायी चुंबक है, ठीक है। ये इसकी जो सप्लाई होती है, हमेशा ध्यान रखना, सप्लाई आप एसी और डीसी दोनों दे सकते हो। और ये जो बनता है ये किसका बनता है? नरम लोहे का, ठीक है। अगली अगर हम बात करें कि आगे से अगर हम बात करें तो देखो अगला अगर हम बात करें, देखो ये हमारे पास में चुंबक है, ये एन है और ये एस है। तो ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं और ये बाहर हमेशा लंबवत जाती है। ये काल्पनिक बल रेखाएं हैं और बाहर हमेशा क्या जाएगी? इस पृष्ठ के क्या जाएगी? लंबवत जाएगी। और ये हमेशा किससे जाती है? एन से जाती है और एस में क्या करती है? प्रवेश करती है। एन से निकलती है और एस में प्रवेश करती है, लेकिन अंदर हमेशा किससे जाती है? एस से एन की ओर, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर।
बाहर हमेशा क्या कैसे जाती है, लंबवत जाती है, लेकिन अंदर हमेशा समांतर जाती है। ठीक है, जहां तक ये जो तुम्हारे पास में काल्पनिक बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यहां पे अगर किसी और पदार्थ को ला रहे हो तो जो बल का अनुभव करे, तो वहां तक जो क्षेत्र है, ये जो जितना क्षेत्र है, ये आपको पास में क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये हमारे पास में ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, और ये हमारे पास में कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें, जो इसके लंबवत ये जो चुंबक काल्पनिक बल रेखा है, इनकी कुल संख्या क्या कहलाती है, चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है, जिसका मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है भाई, कि वह क्षेत्र जिसमें दूसरे वस्तु को लाते हैं तो बल का अनुभव करती है, यानी कि चुंबक के पास किसी दूसरी वस्तु को ला रहे तो वो बल का अनुभव करती है, और जहां तक बल का अनुभव करता है वह क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है, मात्रक पूछा जाता है, ऐसा ही जो मात्रक है वो कौन सा होता है भाई, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। लेकिन सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक गॉस होता है, यानी कि एक गॉस बराबर में कितना होता है आपके पास, 10⁻⁴ टेस्ला होता है। और जो इसके लंबवत कुल काल्पनिक बल रेखाएं हैं उसे चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और उसका मात्रक क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। इन क्वेश्चनों को सीधा सीधा पूछा जाता है। और भी चुंबक के प्रकार होते हैं, जैसे पैरा चुंबक, अनुचुंबक। ठीक है, ये और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं चुंबक के। चुंबक के रिलेटेड फ्लेमिंग ने भी नियम दिए थे। ठीक है, बायां हाथ का नियम, दायां हाथ का नियम। ठीक है, फैराडे ने भी दिए थे प्रथम नियम, द्वितीय नियम, फ्लक्स में परिवर्तन से रिलेटेड नियम दिए थे। तो इससे आगे की क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में आएंगे उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये बेसिक था। अगली अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, देखो अगला क्वेश्चन कहता है कि मुक्त रूप से निर्भीत चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है। यानी कि कैसे करेगा, पूर्व से पश्चिम में नहीं करेगा भाई। कैसे करेगा, आपके पास में पूर्व से पश्चिम में नहीं, उत्तर से दक्षिण, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। पूर्व से उत्तर नहीं, पश्चिम से दक्षिण नहीं, क्योंकि ये कंसेप्ट हम सिखा चुके हैं आपको। यानी इसका राइट आंसर क्या रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक मुक्त रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में संकेत करता है। हमेशा किस में दिशा में संकेत करेगा, उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा भाई, पूर्व से पश्चिम नहीं, उत्तर से पूर्व नहीं, दक्षिण से पश्चिम नहीं, उत्तर से दक्षिण, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है भाई, तीव्रता को हमने H से रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या होगा, N कुंडलियों की संख्या, I करंट है और L लंबाई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे विमा की बात करूं, यहाँ पे विमा की बात करूं तो कुंडली तो होगी नहीं, लेकिन किस फॉर्म में दे रखा है, आई एल की फॉर्म में दे रखा है। तो यहाँ विमा की बात करूंगी तो आई की विमा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता थी, और चुंबकीय क्षेत्र की विमा की बात करूं मैं, यहाँ पे इसकी विमा की बात करूं तो कौन सी विमा हो जाएगी भाई, आपके पास में आई की विमा यानी कि I1। ठीक है, और नीचे एल की विमा L1। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो देखो करनी घात में आपने पढ़ा हो ए की पावर x, तो ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर -x। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो I1 L माइनस का 1, ये आपके पास में विमा होगी। और इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखोगे तो IL माइनस का 1, ये इसकी विमा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, देखो IL ये नहीं है, IL2 ये भी नहीं है, C इसका राइट आंसर है और D भी नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सत्य नहीं है। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सत्य नहीं है,
ठीक है, तो देखो ये अस्थायी चुंबक होता है, ये तो सत्य बात है। दूसरा, इसकी क्षमता उस पदार्थ के आकार के साथ परिवर्तित होती है। हाँ, ये बात भी सही है, बड़ा चुंबक होगा तो उसकी क्षमता उतनी अच्छी होगी। ठीक है, अगला है ध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता। किया जा सकता है, ध्रुवीकरण नहीं का नहीं, किया जा सकता है। तो ये नहीं होता तो ये सही था, अब नहीं है तो ये क्या है, गलत है। और ऑप्शन में पूछा है कि गलत असत्य कौन सा नहीं है, यानी असत्य ही है इस ऑप्शन में, ये पूछा गया है। इसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है, सी सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, निम्न में से किसमें स्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है। देखो, स्थायी चुंबक, निकल का भी स्थायी चुंबक, लोहे का भी, एल्यूमीनियम, चुंबकीय पत्थर स्थायी चुंबक के गुण नहीं है, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। तो देखो, आप तैयारी ऐसी करो कि आप तैयारी इतने अच्छे तरीके से करो कि आपको किनारा बदलने की आवश्यकता नहीं होती, आप दिशा को बदलो, किनारा अपने आप बदल जाता है। समझ में आया? यानी कि एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, आज मेरी इच्छा हो रही है आपको बताने के लिए कि जैसे कि हम सड़क से निकल रहे थे तो एक भुट्टे वाला था, तो उनसे पूछा भुट्टे कितने में दोगे, बोला अगर सिका हुआ लोगे तो 20 का है एक भुट्टा, मक्के का भुट्टा। अगर आप वैसे कच्चा लेते हो तो 5 रुपए का है। तो उससे अंदाजे लगाओ कि सिकने के बाद में, यानी कि तपने के बाद में उसकी कीमत कितने रुपए होगी, 20 रुपए। और कच्चा था तो कितना था, 5 रुपए। इसलिए आप जॉब लगो, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। कीमत का मतलब ये नहीं कि बेचना, यानी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो आप नॉलेज को लेके आओ, क्वेश्चनों को सोल्व करो, पेन कॉपी लेके अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करो। नहीं आए तो आप कमेंट में कर सकते हो कि हमें ये समझ में नहीं आया। मैं सभी के कमेंट को देखती रहती हूँ, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, वे मेटल डिटेक्टर जिससे होकर हवाई अड्डे पर लोग गुजरते हैं वह किसके द्वारा संचालित होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है, सिविल्स लॉ नहीं, न्यूटन का नियम इसके लिए नहीं, फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोबाल का नियम इसके लिए भी नहीं है। फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मर भी है, डायनोमा भी है, जनरेटर भी है, मोटर भी है। ये सभी किसके नियम के अकॉर्डिंग है, फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग है। फैराडे ने 2 नियम दिए था। प्रथम नियम तो बोला था कि आपने एक फ्लक्स लिया, एक चुंबक लिया, तो एक फ्लक्स में परिवर्तन की दर उसका क्या करता है, विरोध करता है। प्रथम नियम से आप लेंज का नियम भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, द्वितीय नियम में 2 फ्लक्स ले लेता है कि फ्लक्स में परिवर्तन की दर, उस पर जो ईएमएफ होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये फैराडे के नियम थे। अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसने विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश के संयोजन द्वारा यह प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। भाई, प्रकाश तरंग के रूप में, बोले प्रकाश की दिव्य प्रवृत्ति होती है, ड्यूल नेचर होता है प्रकाश का। हमने प्रकाश की क्लास में बताया भी था कि बहुत सारे वैज्ञानिक तो कहता है कि ये कण के रूप में चलता है, और बाकी क्या कहते हैं कि ये तरंग के रूप में चलता है। तो इसके तरंग के रूप में सबसे पहले मैक्सवेल ने बताया था। कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, मैक्सवेल ने। जब प्रकाश से रिलेटेड आप डीपली में पढ़ोगे उसकी थ्योरी, तो आपको पता चलेगा कि इसके बारे में कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसके बारे में किसने बताया है, मैक्सवेल ने बताया है। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, आइजैक न्यूटन ने नहीं बताया, चार्ल्स लुईस ने भी नहीं बताया, जेम्स मैक्सवेल ने, यानी कि राइट आंसर है सी, जेम्स मैक्सवेल। सेल्डन लायो ने भी नहीं बताया था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक तरल समतल प्लेट संग्राहक, संग्राहक मतलब कलेक्टर है, आमतौर पर डैश डैश दिशा के अनुसार एक विद्युत धारा को झुका हुआ होता है। अगर आप उत्तरी गोलार्ध में खड़े हुए हो तो वो दक्षिण की ओर झुका हुआ मिलेगा। किसकी ओर मिलेगा, दक्षिण की ओर झुका हुआ मिलेगा। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, पश्चिम में नहीं, पूर्व में नहीं, दक्षिण में, यानी कि सी इसका राइट आंसर है,
उत्तर में भी नहीं, यानी कि कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि एक चुंबक के आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां उसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। देखो बोले ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव है, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। तो इसके आसपास इसके प्रभाव का पता लगाओगे तो ये क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा भाई, आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, यानी कि एन ध्रुव से निकलेगी चुंबकीय काल्पनिक बल रेखाएं और कहां जाएगी, एस में चली जाएगी। ठीक है, कहां जाएगी भाई, एस में प्रवेश करती है। ठीक है, यहां पे किसी वस्तु को लाते हो तो जो बल का अनुभव करे तो वो क्या कहलाता है आपके पास में, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक मैंने आपको बताया कि टेस्ला है। क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, गॉस है। अगर आपसे बोले कि एक गॉस बराबर में कितना होता है, 10⁻⁴ टेस्ला होता है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पिसर क्षेत्र नहीं, इलेक्ट्रोस्फेरिक क्षेत्र नहीं, गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय क्षेत्र, डी इसका राइट आंसर रहेगा। डी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस बल की प्रवृत्ति विद्युत चुंबकीय नहीं है। कौन सा बल है कि जो विद्युत चुंबकीय नहीं है। अपने दिमाग से देखोगे तो जो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षण प्रतिकर्षण नहीं करती हो तो वही चुंबकीय बल नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन को, पिंड का भार, क्या पिंड का भार विद्युत चुंबकीय नहीं, यानी कि ए इसका राइट आंसर है, ये नहीं है। रस्सी में तनाव खिंचा हुआ है, कभी काटते नहीं, यानी कि ये इसमें चुंबकीय प्रवृत्ति पाई जाती है, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। घर्षण बल में भी चुंबकीय बल है, स्प्रिंग के विद्युत बल भी क्या है, चुंबकीय बल है। किस कैसी प्रवृत्ति है, विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति है इनमें। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। उसने बोला कि ये हमारे पास में देखो ये दिशाएं हैं, ये हमारे पास में उत्तर है और ये कौन सी है, दक्षिण है, ये पश्चिम है और ये कौन सा है, पूर्व है। अब इसने बोला कि आप पश्चिम की ओर से देखें, पश्चिम यहां खड़े हो, आप पश्चिम की ओर से देखो। ठीक है, आप पश्चिम की ओर से देखे जाने पर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली ये धारा ऐसे बह रही है, पूर्व से पश्चिम बहने वाली धारा के साथ एक क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी बताओ। यानी कि देखो ऐसे जा रहे हो तो ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। कैसी है, कैसी है भाई, वामावर्त। कैसी है, वामावर्त। अगर ऐसे जाते तो कौन सी थी, दक्षिणावर्त। यानी कि कैसे जा रहे हो आप, उत्तर की ओर ही तो जा रहे हो। तो देखो अगली अगर हम बात करें, दक्षिणावर्त गलत बात है, धारा का प्रवाह के समांतर ये भी नहीं है, वामावर्त राइट आंसर है सी, धारा के प्रवाह के लंबवत ये भी नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, वामावर्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्लेमिंग के दाएं हस्त की अंगूठा किसके द्वारा दर्शाता है। सबसे पहले देखो दायां बोला तो आप सब अपना कौन सा लोगे, राइट हैंड लोगे। राइट हैंड देखो ये हाथ है, ये हमारे पास में देखो ये अंगुलियां है, ये अंगूठा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमा है। ये अंगूठा है, ये तर्जनी है और ये क्या है, मध्यमा है। ये आपके पास में फ्लेमिंग का हाथ बना देते हैं।
हाथ ज्यादा अच्छा नहीं बनता, ठीक है। ये आपके पास में अंगूठा है, ठीक है। ये आपके पास में क्या है भाई? अंगूठा। देखो, फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है, दायां, दायां यानी कि राइट हैंड रूल, ठीक है। तो इसमें अंगूठा, देखो सबसे पहले इस नियम को रिप्रेजेंट करना, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के कैसे फैलाते हैं? एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो। कैसे हो? 90 डिग्री पर हो, इस तरीके से इसको फैलाते हैं, ठीक है। अब अंगूठा किसको बताता है? अंगूठा किसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा? यानी कि आप बल कर सकते हो चालक की गति की दिशा, या आप दूसरे शब्दों में लिखोगे तो बल, ठीक है। ये आपके पास उंगली है, ये कौन सी है? तर्जनी उंगली है। ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा आपको? कैसे रिप्रेजेंट करेगा भाई तर्जनी? तर्जनी हमेशा चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र को। और जो ये मध्यमा है, कौन सी अभी? मध्यमा उंगली हमेशा धारा की दिशा को, करंट को रिप्रेजेंट करेगा, जो मुड़ी हुई है, ठीक है। इस तरीके से जो मुड़ी हुई सी उंगली आ रही है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? धारा को। देखो, दायां हस्त का नियम, देखो आप जनरेटर को दायां हाथ से चला सकते हो, चला सकते हो नहीं चला सकते भाई? दाएं हैंड से तो चला सकते हो जनरेटर को। तो ये जो दायां फ्लेमिंग का दायां हस्त नियम है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जनरेटर पर आधारित होता है, जनरेटर दाएं हस्त नियम पर आधारित है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, इसके अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्लक्स की दिशा, गलत बात है। प्रवाही ईएमएफ की दिशा, ये भी नहीं है। चालक की गति की दिशा राइट है। और यहाँ पे बल भी आ सकता है यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइन के साथ हो, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी, शक्ति की दिशा, ये भी नहीं होगा। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूं भाई फ्लेमिंग का, ये तो कौन सा था? राइट हैंड रूल था। अगर मैं अगर बात करूं अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बात करूं, तो देखो आप बाएं हाथ की, ये बायां हाथ है, इसको आप किस तरीके से फैला लोगे भाई? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार से फैलाओगे कि अंगूठा किसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा? ठीक है, अंगूठा है ये, अंगूठा किसकी दिशा को रिप्रेजेंट करेगा? यानी कि बल को, चालक की दिशा या बल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये जो तर्जनी उंगली है, तर्जनी उंगली है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और ये जो मध्यमा उंगली है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? धारा को, ठीक है। ये तुम्हारे पास में मोटर से, जो मोटर होती ना, वो फ्लेमिंग के किस रूल पर कार्य करती है? बायां हस्त रूल पर कार्य करती है। तो इसी के साथ प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।